नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी और अहम जानकारी इंडिया न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे, जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 7 विधानसभा सीटों के आज आएंगे नतीजे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 88 प्रत्याशियों की किस्मत का आज होगा फैसला। ये बड़ी खबर, सुबह 8 बजे शुरू होगी मतों की गिनती। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। मतगणना का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आपको बताएंगे। 7 विधानसभा सीटों के आज आएंगे नतीजे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिर कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। और ये देखिए, लगातार ग्राफिक्स और टैली के जरिए आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जो सियासी घमासान है सीट को लेकर, ये कहां तक पहुंचा है। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इंडिया न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे हम आपको आज दिखाएंगे। 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर, 88 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। ये बड़ी खबर, सुबह 8 बजे शुरू होगी मतों की गिनती। अधिकारियों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि दोपहर होते होते नतीजे सबके सामने होंगे, सबके समक्ष होंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 88 उम्मीदवारों की किस्मत आज चमकेगी या नहीं, इसका फैसला आज होगा। आपको जानकारी दें कि 3 नवंबर को जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त 53.62% मतदान हुआ था कुल इन 7 सीटों पर। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको जानकारी दी, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो वह उस वक्त 63.90% मतदान हुआ था। यानी कि पिछली बार से इस बार अगर कंपेयर किया जाए तो कम से कम 10% कम वोटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय कोरोना को जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ही तमाम जनता परेशान थी और कम लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। लेकिन आज सबसे सटीक नतीजे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यूपी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना है आज। ये बड़ी खबर, 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। खबरें ये आ रही हैं कि दोपहर होते होते नतीजे सबके सामने होंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। ये बड़ी खबर, 88 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। आखिर कौन कौन सी सीटें हैं, चलिए इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। अमरोहा की नौगांवा सादात सीट है, बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर सीट है, फिरोजाबाद की टुंडला सीट है, उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, और ऐसे में कानपुर की घाटमपुर सीट है। लगातार आज बड़े फैसले लिए जाएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन सीट से कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे है और यहां पर क्या रणनीति बनाई जा रही है। ये देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। घाटमपुर जो कि कानपुर सीट है, वहां पर देखिए उपेंद्र पासवान वर्सेस इंद्रजीत कोरी, ये यहां पर प्रत्याशी जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे कौन कौन सी सीट है, कौन कौन से प्रत्याशी है, इसकी जानकारी लगातार हम आपको देंगे। बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार जो कि बीजेपी से हैं, और इंद्रजीत कोरी भी यहां पर प्रत्याशी जो है वो यहां पर चुने गए थे, और इनकी भी किस्मत जो है आखिर इनका खुलासा होगा। चमकेगी या नहीं चमकेगी आज मालूम पड़ेगा। ऐसे में देखिए, मनोज सिंह जो कि बीजेपी से हैं, धनंजय सिंह भी यहां पर प्रत्याशी मल्हानी सीट से जो कि पहले सपा के पास थी। और ये तमाम जानकारी जो है लगातार हम आपको दे रहे हैं। कौन कौन सा प्रत्याशी जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ जौनपुर से हमारे सहयोगी राजन जुड़े हुए हैं। राजन, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त? जी राजन, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी सचिन जी, सचिन बिल्कुल जैसे बता दें कि 8 बजे से यहाँ पे जो है मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और सबसे पहले जो है जो डाक से मतपत्र पड़े हुए हैं उनकी काउंटिंग होगी। उसके बाद 8:30 बजे से जो है यहाँ पे वो ईवीएम की जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पे प्रशासन ने जो है 21 टेबल लगा रखे हैं जिसपे जो है एक साथ 21 ईवीएम की जो है वो मतगणना यहाँ पे की जाएगी। तकरीबन 27 राउंड यहाँ पे जो है काउंटिंग का काम चलेगा। उसके बाद जो है रुझान जो है वो 1 घंटे बाद से ही आने शुरू हो जाएंगे और अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता ने यहाँ पे किसको जीत का ताज पहनाया है, ये काउंटिंग के बाद पता चलेगा।
चलेगा। सचिन। बिल्कुल राजन, अगर बात की जाए तो पिछली बार ये सीट जो है वो सपा के पास थे और कहीं ना कहीं सपा का गढ़ भी इसे कहते हैं, लेकिन अब जब तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम रैलियां की गई हैं बीजेपी द्वारा और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे में अभी अगर हम बात करें वर्तमान में तो जनता का रुख किसकी तरफ दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा था यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जब इलेक्शन के पहले उपचुनाव के पहले जब हम गांव में गए थे, चौपाल भी लगाए थे या वोटिंग के दिन भी जब हम क्षेत्र में थे तो उस दौरान भी हमने देखा जनता से जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं लोग विकास के मुद्दे पे वोट किए हैं। हालांकि कुछ वोट जो है जातिगत आधार पर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे साफ तौर पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणी देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में हमेशा ये सीट रही। यहाँ पे जो कदौर मंत्री थे पारसनाथ यादव, उनकी मौत के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है तो उनके लड़के लकी को जो है सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, तो कहीं ना कहीं सपा जो है हमेशा से सीट उनके कब्जे में रही, तो सपा के लिए ये जो है सीट बचाना एक साख की बात है। वहीं दूसरी तरफ जो है निर्दल प्रत्याशी जो धनंजय सिंह हैं वो हमेशा से यहाँ पे दूसरे राउंड पे रहे हैं, दूसरे प्रतिद्वंदी के तौर पे रहे हैं, तो इस बार उनको भी जो है अपनी साख बचानी है, इसलिए वो भी जो है लड़ाई में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी तरफ जो है तीसरा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कभी कमल नहीं खिला था, इसी को लेकर जो है लगातार यहाँ पे जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक यहाँ पे आ रहे थे और साथ ही खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पे 2 बार जो है चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पे लड़ाई जो है त्रिकोणी देखने को मिली है। अब काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि मल्हनी का विधायक कौन बन रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो सीट पर किस तरीके से तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि खबरें ये भी सामने आई है कि मल्हनी सीट पर 3 हॉल होंगे और 3 हॉल में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। बच्चे कैसे कौन हिसाब से यहाँ यार इसी में कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मतगणना का कार्य शुरू होगा, यहाँ पे 21 टेबल लगाए गए हैं जिसपे एक साथ 21 ईवीएम की जो है वो काउंटिंग होगी। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, तो डाक से जो मतपत्र पड़े हुए हैं पोस्ट से उनकी जो है गणना की जाएगी। उसके बाद ईवीएम की गणना जो है शुरू की जाएगी और तकरीबन 1 घंटे बाद से ही जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि मल्हनी के क्या परिणाम है, कौन यहाँ पे विजेता होगा, किसके सर जीत का ताज बनेगा, ये मतगणना के बाद ही कंफर्म होगा। राजन, ऐसे में तस्वीरें में देख पा रहा हूँ तमाम जवान जो है वो मुस्तैद है यहाँ पर, मैं चाहूंगा उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आखिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो विपक्ष खास तौर पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा दे जो है कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पीसी तैनात की गई है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, साथ ही यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो भी लगाए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने ये भी कह के रखा है कि जब कोई जिसकी भी जीत होती है उसके बाद उनके समर्थक जो है यहाँ पे किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकालेंगे। हम आपको फिर यहाँ पूरी तस्वीरें दिखा दे, जो मंडी स्थल है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहाँ पे ईवीएम रखी गई है, वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात किए गए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे। और यहीं पे जो है काउंटिंग होगी और 21 जो है टेबल लगाए गए हैं जिसपे जो है एक साथ में 21 ईवीएम मशीन की जो है गणना यहाँ पे की जाएगी और 1 घंटे बाद से जो है यहाँ पे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सचिन। जी बिल्कुल, ऐसे में तमाम तस्वीरें लगातार आपने दिखाई और कहीं ना कहीं तमाम कयास पे लगाए जा रहे, तमाम संशय बने हुए हैं, लेकिन अभी भी क्या यहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि आम जनता का रुख किसकी तरफ है। विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अभी विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिली थी, विकास हुआ या नहीं हुआ? क्षेत्र जो विकास से काफी दूर रहा है, विकास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे पारसनाथ यादव, वो यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, कई बार यहाँ विधायक भी चुने गए, लेकिन मल्हनी का जो विकास था उससे मल्हनी जो है काफी दूर रही और इसी को जो है विकास के मुद्दे को ही जो है भाजपा ने अपना जो है एजेंडा बनाया इस चुनाव में। और लगातार मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए, 2 चुनावी जनसभा उन्होंने संबोधित की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मल्हनी की जनता विकास चाहती है तो उसे एक बार मल्हनी में कमल खिलाना पड़ेगा और मल्हनी में अगर बीजेपी की जीत होती है तो साफ तौर से मल्हनी का विकास होगा। और इसी को लेकर जो है उन्होंने विकास के मुद्दों पे वोट की अपील की है। अब देखना यह है कि जनता विकास के मुद्दों पे ज्यादातर वोट की है या जातिगत आधार पर वोट की है, ये काउंटिंग के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, ऐसे में राजन जानने की कोशिश करूंगा मैं कि जौनपुर जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घर घर में राजनीति पर चर्चा होती है, यार कहने का मतलब साफ तौर पर है कि राजनीति को लेकर सक्रिय है आगे, चाहे वो छोटा हो, कोई बच्चा हो या फिर चाहे कोई युवा या फिर कोई बुजुर्ग हो, लेकिन ऐसे में जब भी बात होती है तो आखिर कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर बातचीत होती है और तमाम जनता क्या चाहती है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनकर आता है तो आखिर वो कौन कौन सी मांगे हैं, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो जनता चाहती है कि पूरे किए जाए यहाँ पर, उसके पीछे रहना है।
बाकी जो ड्यूटियां जी बिल्कुल, अगर मल्हनी की हम बात करें, मल्हनी की जनता की बात करें, जब गांव में भी हम गए थे तो वहां पे लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि मल्हनी विकास से कोसों दूर रही और विकास यहाँ पे अहम मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर लोग वोटिंग करने निकले। जो है मल्हनी का विकास लोग चाहते हैं, क्योंकि मल्हनी में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत बिजली वहाँ पे खंभे नहीं गड़े, जो इसके तहत बिजली नहीं पहुंची। कहीं कहीं सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। तो लेकिन कुल मिला के मल्हनी में जो है विकास अहम मुद्दा है और इसी को लेकर लोग जो है यहाँ पे चर्चाएं भी करते रहते हैं कि मल्हनी विकास से कोसों दूर रहा है और विकास के आधार पर वोट पड़े हैं। हालांकि यहाँ पे जो है अगर हम वोट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो है यादव और ठाकुर बाहुल ये क्षेत्र रहा है, जिसके चलते लगातार जो है पारसनाथ यादव यहाँ से जो है विधायक बनते रहे हैं। और लेकिन इस बार जो विकास के मुद्दे पे बीजेपी ने वोट की अपील की है और वोट लोगों से मांगे हैं, तो अब देखना यह होगा कि जनता ने ज्यादा विकास के मुद्दों पर वोट किया है या फिर जातिगत आधार पर वोट पड़े हैं। ये काउंटिंग के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सचिन जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधे रुक करते कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, कानपुर सीट पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर ये सामने आई थी कि यहां पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। देखने को मिलेगी। करीब 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी। हम इस समय जो मतगणना स्थल है उसके बाहर खड़े हैं। हम उसके पीछे का नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको, किस तरीके का नज़ारा है। पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, जो गेस्टेड अधिकारी हैं, सीओ, उसके अलावा और जो थानेदार है, इंस्पेक्टर है, इसके अलावा जो SHO है और जो SO हैं, वो सब लोग यहाँ तैनात है। पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। आपने मेरे पीछे का नज़ारा देखा। इसके अलावा 8 बजे से करीब गिनती शुरू होगी और 8 बजे के बाद गिनती शुरू होने के बाद करीब 9 बजे से रुझान मिलना चालू होंगे और 3 से 4 के बीच की पूरी विधानसभा का रिजल्ट आ जाएगा। मैं बता दूं कि करीब 35 राउंड यहाँ गिनती होनी है। इसके अलावा वीवीपैट की गिनती होगी और जो भी लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 8 बजे से पूरी तरीके से जिला प्रशासन जो मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, उसके 8 बजे से गिनती की मतगणना जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में राहुल, अगर बात की जाए तो उपेंद्र पासवान और इंद्रजीत कोरी में यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी टक्कर की देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो इंद्रजीत, जो कि एक बड़े ही अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड नेताओं में से एक है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए उपेंद्र की, तो अभी वो नए नए यहाँ पर नेता जो हैं वो उभरे हैं। क्या लगता है जनता का रुख किसकी तरफ होगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपेंद्र पासवान जो है पहले कार्यकर्ता था। जिस तरीके से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर आम जनता हो या पार्टी संगठन के लोग हों, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता को, जो मुख्यमंत्री ने मंच से ये भाषण में कहा था कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र पासवान पहले से ही कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से घाटमपुर विधानसभा में काम देख रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो कार्यकर्ता है उसको जनता ने कितना चाहा, ये सवाल उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी बदस्तूर जारी थी। कमला रानी वरुण जो कैबिनेट मंत्री थी, उनके निधन के बाद से लगातार इस सीट में उनके परिवार को टिकट मिलने की बात चल रही थी, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिला, जिसकी नाराजगी जारी थी। वहीं इंद्रजीत कोरी की बात करें तो 2012 में भी ये घाटमपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशी बनाए गए उपचुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको, भारतीय जनता पार्टी और इंद्रजीत कोरी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, दोनों को सीधी टक्कर दी है। तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणी के अलावा अगर बात करें कि जितना अच्छा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कुलदीप संखवार है वो लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिखेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में राहुल, तमाम अधिकारियों का आपने जिक्र किया और अगर बात की जाए तो आज मतगणना का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। मैं चाहूंगा कि आप तमाम अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करें, उनसे जानने की यहाँ पर कोशिश करें कितने टेबल्स लगाए गए हैं, कितने हॉल्स हैं, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानपुर का गल्ला मंडी जो गल्ला मंडी इलाके क्षेत्र है, वहाँ पे ये पूरी मतगणना की जा रही है। हमारे पीछे तमाम अधिकारी खड़े हैं, हम उन अधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे, हम सीओ साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, और किस तरीके से लोगों को उनकी ड्यूटी को चेक करके किस तरीके से अंदर भेजा जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद अकाल खां साहब हैं जो सीओ साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, ये आपको जैसे पता है कि ये चुनाव है और यहाँ मतगणना होनी है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है और इसमें विशेष प्रबंध तय किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के। जो भी मतगणना कर्मी हैं और जो मतगणना एजेंट है उनको बना जाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं, मीडिया के लिए अलग सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रबंध किया गया, सुरक्षा पूरी तरीके से रखी गई है और होपफुली हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। सर, कितने समय तक कितने राउंड में वोटिंग गिनती होनी है और कब तक रिजल्ट आने की अनुमान है? देखिए, इसके बारे में तो आप अंदर से पता करेंगे तो वहाँ पता चलेगा। हमारा काम है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखें। और जी, हमारे साथ मोहम्मद अकमल खां साहब थे जो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहे थे। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कानपुर पुलिस की चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस के जवान खड़े थे, जिस तरीके से सीओ साहब खड़े थे, सबकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद लगा के रखी गई है। करीब 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पे जो घाटमपुर विधानसभा का उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। आपका लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और अब अगर बात करें तो बात की जाएगी अब उन्नाव की बागरमऊ सीट की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट है और काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम दिखाते हैं आपको, आखिर किन किन के बीच में अब जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिलेगी। श्रीकांत कटियार और इंद्रजीत कोरी के बीच में ये टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। तो बागरमऊ सीट से 2 प्रत्याशी बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। श्रीकांत कटियार और इंद्रजीत कोरी के बीच में यह टक्कर जो है वो टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि आपको जानकारी दें कि यहां पर जमकर विरोध भी किया गया था, विकास कार्यों को लेकर जमकर विरोध किया गया था। और ऐसे में ये तीसरे प्रत्याशी बीएसपी से हैं जिनका नाम है महेश पाल, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला खासतौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। बीएसपी से ही प्रत्याशी हैं महेश पाल और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। और ऐसे में एक बार फिर से देखिए आप, दिग्गज उम्मीदवार आरती वाजपेयी जो कि पार्टी कांग्रेस से हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर तमाम अपडेट्स आपको दे, ऐसे में देखिए सुरेश पाल जो कि सपा से प्रत्याशी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये अहम जानकारी और किन किन प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिग्गज उम्मीदवार श्रीकांत कटियार पार्टी बीजेपी, और ऐसे में हमने आपको दिखाया किस तरीके से किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी यहां पर उतरा है और कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो बागरमऊ उन्नाव सीट से आप देखिए श्रीकांत कटियार वर्सेस इंद्रजीत कोरी के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी गौरव के पास। गौरव, उन्नाव की बागरमऊ सीट कितना महत्वपूर्ण टक्कर, कितनी तेज यहां पर होने वाली है, कड़ी टक्कर किन किन प्रत्याशियों के बीच में और कौन सा प्रत्याशी इस वक्त सबसे आगे चल रहा है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि ये उन्नाव की जो बागरमऊ सीट है जिस पे उपचुनाव हो रहे हैं, और साथ में ये भी बताना चाहूँगा ये सीट जो है ये कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेप के आरोप में जेल में बंद है तिहाड़ में, दिल्ली में उनके सदस्यता खत्म होने के बाद हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो 3 प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल हों, चाहे आरती वाजपेयी हो कांग्रेस की, और श्रीकांत कटियार जो कि बीजेपी के हैं, इन तीनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होनी है, काउंटिंग शुरू होनी है, तो काउंटिंग के दौरान जब यहाँ पर जैसे ईवीएम खुलेगी तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और जो आरती वाजपेयी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनके बीच में महत्वपूर्ण टक्कर होगी और कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो आरती वाजपेयी और ब्राह्मण कैंडिडेट होने का उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, और बीजेपी के लिए तो ये बहुत अहम सीट मानी जा रही है। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर 50 साल में पहली बार यहाँ पर जीत दिलाकर विधानसभा गए थे, और हालांकि इससे पहले भी वो इसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे हैं।
क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ के एक कद्दावर नेता थे, जिसके चलते वो हमेशा जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते थे वहाँ से जीत हासिल करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही है, और साथ ही जो टक्कर देखने के लिए मिलेगी वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जैसे ईवीएम खुलेगी उसके बाद जरूर कांटे की टक्कर देखने के लिए। जी बिल्कुल गौरव, लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में अब रुक करते हैं फिरोजाबाद की सीट, जी हाँ, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिरोजाबाद सीट पर आखिर कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। टुंडला फिरोजाबाद यानी कि देखिए प्रेमपाल सिंह वर्सेस संजीव चक, इन दो प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, प्रेमपाल सिंह वर्सेस संजीव चक। और ऐसे में खासतौर पर आपको जानकारी दे, टुंडला जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट में से एक है, प्रेमपाल सिंह जो कि पार्टी बीजेपी से है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस वक्त। अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियों के बीच में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। महाराज सिंह जो कि सपा से प्रत्याशी हैं, कड़ी टक्कर ये भी दे रही हैं। संजीव चक जो कि बीएसपी से हैं और ये भी कड़ी टक्कर देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला है। कांग्रेस की स्थिति बेहद यहां पर कमजोर दिखाई दे रही है, ना तो 3 में ना तो 13 में। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो सपा बसपा और बीजेपी के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला काफी टक्कर वाले होने वाले हैं। फिरोजाबाद की टुंडला सीट से प्रेमपाल सिंह, और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए हमारे सहयोगी जो है मोहम्मद शहीद, वो जुड़े हुए हमारे साथ। मोहम्मद, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर, क्योंकि हलचल यहां पर भी काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही थी। साफ हो जाएगा। अभी हम इस समय टुंडला मंडी समिति के गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत अपनी चुनाव प्रचार में लगा दी थी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आया था। शायद यही वजह है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी से मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने यहाँ पर बड़ी सभाएं की थी और यही है कि बीजेपी पूरी तरीके से ताकत में है और यहाँ पर टक्कर दे रही है। वहीं बीएसपी से संजीव चक भी पूरी तरीके से टक्कर पे है और जो महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी से है वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के कैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? सचिन, मैं बता दूं पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी लगाए हुए, 400 पुलिसकर्मी, 10 SHO, 10 CO यहाँ पर लगाए गए हैं। करीब 40 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी और करीब 14 टेबल यहाँ लगाई गई हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। चाक चौबंद है और गेट के अंदर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया। 74 कर्मचारी करीब इस मतगणना को पूरी अंजाम देंगे। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या काउंटिंग करने वाले अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्या? सचिन जी, यहाँ पर पूरी तरीके से कर्मचारी पहुंच चुके हैं और गेट के बाहर से लोग अंदर जा रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है पहले, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पास द्वारा ही एंट्री की जा रही है और पुलिसकर्मी लगा दी गए। 400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ लगी है और एक एक कर्मचारी को बाकायदा चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए मोहम्मद शाहिद, तो देखिए तमाम तस्वीरें अब यहाँ पर स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तमाम कयास लगाए जा रहे, तमाम संशय बने हुए थे कि आखिर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीतने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए मुख्य कड़ी टक्कर तो कौन से प्रत्याशियों के बीच में है? सचिन, मैं बता दूं यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है। तीनों प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं। अब तो जाटव समाज का वोट अधिक है, इसलिए बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है और वो भी फाइट में है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी से जो धनगर समाज के दोनों प्रत्याशी हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार तस्वीरें जो हैं आप बने रहिए हमारे साथ और तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज 7 सीटों पर जब चुनाव हुए थे और लगभग आपको जानकारी दी, तमाम तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं बुलंदशहर, जहां पर हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा बने हुए। पुनीत, बुलंदशहर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या हलचल वहां पर है, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं?
देखिए सचिन, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस वक्त हम नवीन मंडी स्थल पर हैं जहां काउंटिंग होनी है। सबसे बड़ी बात यह कि बुलंदशहर में जो मुकाबला है वो केवल दो लोगों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में है मुकाबला जो है, बताया जा रहा है कांटे की टक्कर है। साथ ही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को आज पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभा करी थी और आज इस सभा का पता चल जाएगा कि इस सभा में जो आने वाली भीड़ है वो कितनी वोटों में तब्दील होगी। ये तो फिलहाल अभी कुछ घंटों बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ काउंटिंग की बात करें तो 28 यहाँ पर जो है वो राउंड किए जाएंगे और 28 ही टेबल यहाँ लगाई गई हैं और 112 मतगणना कर्मी जो हैं वो यहाँ पर जो मतगणना करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए सियासी सफर की तस्वीर बदलेगी या ये नहीं बदलेगी ये तो दोपहर में ही यहाँ पर पता लग पाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए उषा सिरोही वर्सेस प्रवीण कुमार की, तो यहाँ पर कितनी टक्कर देखने को मिल रही, तमाम जनता का समर्थन किसको मिलता हुआ दिखाई दिया था 3 नवंबर को? देखिए सचिन, माफ करना, यहाँ प्रवीण कुमार की टक्कर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर उषा सिरोही और हाजी यूनिस जो बसपा से हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बसपा की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि वो तीसरे नंबर की लड़ाई में कौन रहेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ संयुक्त प्रत्याशी जो बुलंदशहर में उतारा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुकाबले की बात करें तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी और बसपा का कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, पुनीत लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज 7 सीटों पर मतगणना होंगे और दोपहर होते होते तमाम नतीजे जो है वो सामने आएंगे। और जानकारी से आपको रूबरू करा दे, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की मतगणना है आज। 7 विधानसभा सीटों के आएंगे नतीजे, ये बड़ी खबर। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, 88 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लगातार इंडिया न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की मतगणना है आज, 7 विधानसभा सीटों के आएंगे नतीजे और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हुई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में खास तौर पर आपको जानकारी दें तो 88 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। 3 नवंबर को वोटिंग हुई, 88 उम्मीदवारों का भाग्य आज चमकेगा या नहीं इसकी जानकारी हम आपको देंगे। वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे, आखिर कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। और इस बीच सीधे रुक करेंगे फिरोजाबाद और बात करेंगे फिरोजाबाद सीट की कि आखिर यहां पर कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद सीट पर आप देखिए, यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्टी से प्रेमलाल सिंह प्रत्याशी हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आपको दूसरे प्रत्याशी का नाम बताएं तो जो कि सपा से हैं महाराज सिंह, शिहा महाराज सिंह, जो कि सपा पार्टी से प्रत्याशी चुने गए हैं। कई टक्कर यहां पर दे रहे हैं लगातार अगर बात की जाए। ऐसे में बात की जाए तो बीएसपी पार्टी से संजीव चक प्रत्याशी हैं और यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला खासतौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में यह त्रिकोणीय मुकाबला खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, फैसला आने से पहले राजनीति भी काफी गर्माई, सियासी जो लगातार हलचल है वो भी लगातार यहां पर बढ़े। तो टुंडला सीट में कौन से प्रत्याशी सबसे आगे है इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आखिर किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन ऐसे में ग्राफिक्स जरिए ये समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि आखिर कौन सा प्रत्याशी यहां पर किस पार्टी से उतरा है। प्रेमपाल सिंह जो कि बीजेपी से हैं और संजीव चक जो कि बसपा से यहां पर उतरे हुए हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद के पास। मोहम्मद शाहिद, अगर बात की जाए तो 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। लेकिन देखिए, मतगणना का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, अभी नतीजे सामने नहीं आए। लेकिन इस बीच में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी तमाम बयान दिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर लापरवाही बरत रही है और कोई रणनीति बना रही है। क्या लगता है, ये जो सियासी तमाम बयानबाजियां हो रही है, क्या इसका फायदा मिलेगा सपा को?
सचिन बता दूं ये पूरी तरीके से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने उपचुनाव में पूरी तरीके से इसमें हिस्सा नहीं लिया। कहीं पर भी इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर भी सिर्फ प्रत्याशी अपने बल पर ही चुनाव प्रचार में लगे रहे और समाजवादी पार्टी से कोई भी बड़े नेता यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आए और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई थी। मुख्यमंत्री भी सभा की थी और उप मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ सभा कर चुके थे। यही वजह है कि बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं और यही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर वो अकेले ही चुनाव प्रचार में लगे रहे। स्थानीय नेताओं के अलावा कोई बड़ा नेता उनके साथ में नहीं दिखाई दिया। अब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारी सब आ चुके हैं। जो कर्मचारी हैं वो गेट के अंदर जा रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी और उसके बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन यहाँ पर विजयी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, वो चुनावी मैदान में नहीं है। वहीं 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और बीजेपी बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में मोहम्मद शाहिद अगर बात की जाए, देखिए ये चुनाव ये जाहिर नहीं करेंगे, ये साफ नहीं करेंगे कि आगे किसकी सत्ता होगी और किसकी नहीं, लेकिन ऐसे में क्या लगता है इस चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव भी कहा जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में जब नतीजे सामने आएंगे तो ये साफ दर्शाएगा आखिर उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का वर्चस्व अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जी सचिन, पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी ये चुनाव बना लिया था और यही वजह है कि पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पर चुनाव में लगाई थी। ये टूंडला विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही थी, जहाँ से एसपी सिंह बघेल विधायक चुने गए थे और ये चाहते हैं कि ये सीट उन्हीं के पास रहे। इसमें पूरी ताकत उन्होंने चुनावी प्रचार में लगाई थी और अब ये देखना होगा कि ये सीट उनके पास रहती है या नहीं, लेकिन प्रचार में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी है। टूंडला में विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा रहा है। कई गाँव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया था और उनका विकास नहीं हुआ था। उनका कहना है कि अगर इस बार भी विकास नहीं होता है तो 2022 में हम इसका जवाब देंगे और पूरी तरीके से बीजेपी ने ये सेमीफाइनल माना है और पूरी ताकत इस चुनाव में 7 सीटों पर लगाई है। जी सचिन। बिल्कुल, लगातार बने रहिए मोहम्मद शाहिद, आप हमारे साथ तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे। आखिर किस तरीके से यहाँ पर इस सीट पर तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या कुछ रुख होने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे, तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन अभी सीधे रुक करते हैं बुलंदशहर। आखिर बुलंदशहर में कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, ये देखिए आप। सुशील चौधरी जो कि बीएसपी से जुड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये देखिए आप कांग्रेस की तरफ से सुशील चौधरी जो है वो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो नाम है वो हमने आपको दिखाया और ये देखिए सपा से प्रवीण कुमार जो हैं वो यहाँ पर उतरे हुए हैं, जो कि एक अनुभवी नेताओं में से एक हैं और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं। लेकिन बीजेपी से उषा सिरोही प्रत्याशी चुनी गई हैं। तो बुलंदशहर में आखिर जनता का रुख क्या है, इस पर बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे आखिर कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे चलेगा, क्योंकि 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हलचल जो है वो काफी तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतगणना केंद्र पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उषा सिरोही वर्सेस प्रवीण कुमार यहाँ पर मुख्य टक्कर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे, क्या कुछ यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इसी बीच में तमाम तस्वीरों को स्पष्ट करते हुए हम आपको यह बताएं कि दोपहर होते होते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यानी कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर नतीजे जो हैं वो आपके सामने होंगे। सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और तमाम आखिर कौन कौन से प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं बुलंदशहर सीट पर, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुशील चौधरी जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशील चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं वो भी यहां पर उतरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के हालात बस से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिमटती हुई कांग्रेस लगातार यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है, सकारात्मक रिजल्ट यहां पर नहीं आया है। ऐसे में सपा से आप देखिए प्रवीण कुमार जो कि यहां पर उतरे हुए हैं सपा पार्टी से,
आखिर इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है और इनके व्यवहार का फायदा क्या इनको मिलने वाला है, ये तमाम जानकारी खास तौर पर हम आपको देंगे। बुलंदशहर सीट पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, उषा सिरोही वर्सेस प्रवीण कुमार वर्सेस बसपा के प्रत्याशी भी यहां पर उतरे हुए हैं, उनकी तरफ से भी क्या हलचल है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहां पर उतरे हुए, लेकिन कांग्रेस का जो हालात है वो ना तो 3 में ना तो 13 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके हालात बद से बदतर होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी पुनीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुनीत, आपने जिक्र किया कि मुख्य रूप से यहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और बसपा में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात की जाए, देखिए विकास कार्यों की बात करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर ही लड़ा जा रहा था। देखिए सचिन, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनका नाम हाजी यूनिस है। वो हाजी यूनिस और उषा सिरोही के साथ में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें विकास की, तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इस बात का नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर पहले एक पिछली साल जो तत्कालीन डीएम थी यहाँ रोशन जैकब, उन्होंने एक रास्ता बंद कर दिया था जो डीएम कॉलोनी की तरफ से आता था, और इस बात को लेकर के उस कॉलोनी के लोग खासे नाराज थे, जहां पर वोटों का बहिष्कार किया गया था और वोट नहीं डाली गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें मुकाबले की, तो बुलंदशहर में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी उषा सिरोही और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है हाजी यूनिस, उनके साथ में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, तो वो कहीं टक्कर में नजर नहीं आती है। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बुलंदशहर में जो असपा है, आजाद समाजवादी पार्टी, यानी कि भीम आर्मी के जो चीफ थे, उन्होंने यहाँ पर अपना एक प्रत्याशी लड़ाया था जो हाजी यामिन खुर्जे से जो बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ बुलंदशहर विधानसभा सीट पर उनको भी लड़ाया था। तो देखना यह होगा कि वो भी कितने वोट यहाँ हासिल कर पाते हैं, क्या जो है असपा का यहाँ आश्रित देखने को मिलेगा, कितनी उनको जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट कटेंगे या ना बहुजन समाज जो है सपोर्ट करेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ऐसे में पुनीत देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया वोट काटने का, अगर बात की जाए तो इस बार महामारी के दौर में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है बुलंदशहर सीट की वो कम यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो परसेंटेज यहाँ पर कम हुए हैं, क्या लगता है वो किस पार्टी से कम हुए होंगे? देखिए फिलहाल अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, हालांकि यहाँ पर जो है लगभग 51% वोट पड़ा था, और टोटल वोटिंग की अगर बात करें तो यहाँ करीब इस विधानसभा सीट पर 4 लाख के करीब मतदाता है और 2 लाख के करीब वोट पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें परसेंटेज की, तो लगभग 51% यहाँ वोट पड़ा था। और अगर बात करें कि यहाँ जो है किस समुदाय का वोट ज्यादा पड़ा है, तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि काफी जो वोट हैं वो एससी समाज और मुस्लिम समाज का वोट काफी अधिक तादाद में पड़ा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान नजर आ रहा है। एक नुकसान ये भी है, मैं पहले नोट बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव बहिष्कार किया गया था, उस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये पहले इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है, ये बात बता रहा है कि कहीं ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का नुकसान उठाना पड़े। हालांकि इस मामले को लेकर के जो बुलंदशहर के सांसद हैं भोला सिंह, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पूरा मामला ज्यों की त्यों रहा, वो रास्ता नहीं खुला। इस बात को लेकर के लोग खासे नाराज थे और उन्होंने वोटिंग नहीं की। कुछ बाद में कुछ लोगों ने जो है वोट किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नुकसान की बात करें तो ऐसा ना हो कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़े। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में देखिए पुनीत, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को खासा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया में बहिष्कार का जो तस्वीर है वो सामने आई थी। लेकिन ऐसे में ये चुनाव जब यहाँ पर हो रहा है तो खास तौर पर ये बताया जा रहा है कि चुनाव आखिर सरकार न गिराएगी न बनाएगी, लेकिन ऐसे में ये साफ तौर पर दर्शाएगी आखिर 2022 के चुनाव जब होने वाले तो उस टाइम कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें 2022 की, तो 2022 को यहां से जरूर, क्योंकि बुलंदशहर की विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीटों में जानी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ की बात की प्रचार की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभा की थी, और साथ ही ये आज पता लग जाएगी कि उस सभा में जो भीड़ रही थी क्या वो वोटों में तब्दील हो पाई या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ घंटों का समय बचा है। लेकिन अगर बुलंदशहर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है और कुछ ही मिनटों में 8 बजने वाले हैं, मतगणना जो है शुरू होने वाली है। जी
बिल्कुल पुनीत, मैं आपके पीछे की तस्वीरों को देख पा रहा हूं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि उनसे भी आप बातचीत करें, जानने की पूरी कोशिश करें कि आखिर उनके मन में क्या हलचल देखने को मिल रही है, कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। अगर कोई आपको अधिकारी मिल जाए तो अधिकारी से बातचीत कीजिए कि आखिर किस तरीके से मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, पुख्ता इंतजाम किस तरीके से वहां पर किए गए हैं, टेबल्स कितने लगाए गए हैं, हॉल्स कितने हैं। देखिए, अगर यहाँ वोटिंग की बात करें या मतगणना सेंटरों की बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल 28 जो है वो टेबल लगाई गई हैं और 28 ही राउंड यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही अगर मतगणना कर्मियों की बात करें तो 112 मतगणना कर्मी हैं जो मतगणना करेंगे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 28 राउंड यहाँ पर होंगे। और मेरे साथ देखिए कुछ लोग मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर क्या चुनावी हलचल है। उन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? अयूब भाई, ये बताइए कि बुलंदशहर में किस किस पार्टी की यहाँ कांटे को टक्कर देखने को मिल रही है? यूनुस भाई की और बीजेपी की। यूनुस भाई किससे हैं? बसपा से। देखिए, मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं और औरों से भी जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेहरबान जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो बुलंदशहर में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, किन किन पार्टियों के बीच में है कड़ा मुकाबला होने की? कड़ा मुकाबला सबला हमसे ही है, MIM से सबका मुकाबला। MIM से? जी, हम ही जीत रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये MIM से थे जो जिनका ये कहना था कि हम जीत रहे हैं, और कुछ यहाँ समर्थक थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, उनका भी साफ ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर यहाँ कांटे की होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई भी दिखाई देंगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के नतीजे हैं जब आएंगे तो भी साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी जो है वो सबसे आगे यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में पुनीत देखिए, कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर बातचीत की जाए, मुद्दों को लेकर बातचीत की जाए, तभी जो अगर हमारी चर्चा जो है वो पूरी होगी। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अभी तक कौन कौन से विकास हुए हैं, तमाम जनता के मन में क्या इच्छा है कि अगर कोई प्रत्याशी यहाँ पर उभर कर आता है किसी भी पार्टी से हो तो तमाम जनता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। सड़क, बिजली, पानी की यहाँ समस्या है। और साथ ही जो मैंने मेन मुद्दा बुलंदशहर का जो बताया था कि उनका ये कहना है कि अगर रास्ता यहाँ नहीं खुलेगा, पहले वहाँ वोटिंग नहीं की जाती और उनका ये कहना है कि ये रास्ता यहाँ से खुलना चाहिए। जो DM कॉलोनी पे जो एक दीवार लगी हुई है, जो लोग बागों को खासा वहाँ काफ़ी देर दूर से जो है घूम कर आना पड़ता है, इस बात को लेकर कि यहाँ के लोग खासे नाराज हैं। उनका साफ ये है कि यहाँ ये रास्ता खुलना चाहिए। दूसरा, बुलंदशहर में एक और बड़ी समस्या है, जहाँ पर जो है जो बुलंदशहर चेयरमैन है उन्होंने जो खुदाई सड़कों की खुदाई कराई थी और साथ ही यहाँ बीच में जो है वो बैरिकेटिंग करा दी गई थी। तो इस बात को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं। बिल्कुल पुनीत, लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। सीधे रुक करते हैं फिरोजाबाद सीट, जहां पर हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद बने हुए। मोहम्मद शाहिद, अगर बात की जाए तो देखिए लगातार तमाम तस्वीरें यहां पर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। विपक्ष लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम को लेकर सत्ता पक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या लगता है, जब विरोध महिला की सुरक्षा को लेकर हो, इसका फायदा क्या विपक्ष को मिलेगा? जी सचिन, मैं बता दूं पूरी तरीके से इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्राइम का रहा है और चुनाव से कुछ दिन पहले एक बीजेपी के नेता का भी यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बड़ा मुद्दा गरमाया था। उसके बाद गिरफ्तारी भी कर ली गई थी, लेकिन गिरफ्तारी जिनकी की गई थी वो असली कातिल नहीं थे। उसके बाद उसका खुलासा किया गया और वही इसका नुकसान बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के बड़े नेता की यहाँ पर हत्या की गई थी। ये मुद्दा विपक्ष ने पूरी ताकत से उठाया था, इसका विपक्ष को फायदा मिल सकता है। यही क्राइम करे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला है विकास का। गांव में टूंडला विधानसभा के जितने गांव हैं उसमें विकास नहीं हुआ है। सड़कों की पूरी तरीके से कमी है, गड्ढे हो रहे हैं। लोगों ने पूरी तरीके से चुनाव का कई गांवों में बहिष्कार किया था। अधिकारी मनाने में लगे, लेकिन पूरी तरीके से अधिकारी मनाने में सफल नहीं हुए। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये नाकामी दिखाई दी, चुनाव बहिष्कार देखने को मिला। अब इतना बहिष्कार हुआ, इसी वजह से 50 से 51% ही यहाँ पर मतदान हो सका है। और गांव के मतदाता पूरी तरीके से बीजेपी के जो विधायक SP सिंह बघेल उनसे नाखुश नजर आए थे। इसका फायदा विपक्ष को पूरी तरीके से मिल सकता है। जी सचिन।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहीद आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही हैं और लगातार देखिए टैली के जरिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से कौन सा पार्टी जो है वो आगे चल रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीर आपके सामने है, हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए थे, आपको हर एक सीट का विश्लेषण बता रहे हैं आखिर यहाँ पर किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए जा रहे हैं। चंद मिनटों बाद ही अब वोटिंग की जो तमाम प्रक्रियाएं हुई थी, मतगणना का जो सिलसिला अब शुरू होगा, यहां पर जो लगातार काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं केंद्रों पर और वहां पर तमाम हॉल्स बनाए गए। अगर आपको जानकारी दे तो बुलंदशहर और मल्हनी सीट पर ही 3-3 हॉल होंगे, बाकी और जो 5 सीटें हैं वहां पर 2 हॉल में ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, ये तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उस वक्त वोटिंग परसेंटेज 63.90 था, लेकिन अब यहां पर वर्तमान में जो वोटिंग हुई है 3 नवंबर को, उस वक्त इस 7 सीटों पर 53.62% मतदान हुआ है। तो कहने के वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी देखने को मिली है। सबसे कम वोटिंग हुई है, आपको जानकारी दें कि कानपुर की घाटमपुर सीट पर 49.42%। सबसे अधिक वोटिंग हुई है अमरोहा के नौगावा सदात सीट पर, जहां पर 61.50% मतदान हुआ है। लेकिन ऐसे में कड़ी टक्कर खास तौर पर देखने को मिल रही है अलग अलग सीटों पर। अलग अलग तरीके से अगर बात की जाए तो यहां पर टक्कर दिए जा रहे थे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा बसपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसा कि लगातार हम जिक्र करते आए हैं कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण है और बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को अगर बात की जाए, कांग्रेस से यहाँ पर कयास लगाए हुए तो कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी हर जगह पर धीमे होते हुए दिखाई दिए। लेकिन तमाम जगहों पर इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताया कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से किस सीट पर उतरा है और चर्चा भी की कि आखिर किस सीट से कौन सा प्रत्याशी इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। तमाम जनता का रुख क्या है, विकास के मुद्दे कौन कौन से हैं, विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तमाम जनता के मन में क्या है, उनकी मंशाएं क्या है, इसकी जानकारी हमने आपको दी है। चलिए अब सीधे रुक करते जौनपुर सीट, जहां पर हमारे सहयोगी राजन जुड़े हुए हैं। राजन, मल्हनी सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हलचल काफी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने भी यहां पर चर्चा की भी थी कि सपा पहले यहां पर जो सपा के प्रत्याशी है वो यहां पर काबिज थे, लेकिन अब यहां पर क्या लगता है, सपा या फिर भाजपा? जी बिल्कुल, यहाँ की अगर हम सीट की अगर बात करें लड़ाई की तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई साफ तौर पे देखने को मिल रही है। सपा है, भाजपा है और प्लस निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह यहाँ से लड़ाई में है और तीनों प्रत्याशियों के भाग का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया। काउंटिंग शुरू हो गई है और काउंटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ पे कौन है जिसने जीत दर्ज की है। हालांकि यहाँ पे अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का यह गढ़ रहा है। कद्दावर नेता थे पारसनाथ यादव जो यहाँ से लगातार जो है जीत दर्ज करते चले और उनकी मौत के बाद ही ये सीट खाली हुई है। वहीं यहाँ पे जो दूसरे प्रतिद्वंदी के रूप में हमेशा लगातार रहे हैं वो थे पूर्व सांसद जो इस समय निर्दल प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह। लगातार वो जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहे, द्वितीय प्रतिद्वंदी के रूप में वो हमेशा ताल ठोकते रहे और इस बार समाजवादी पार्टी के जो पारसनाथ यादव थे उनके बेटे लकी पे जो है सपा ने कैंडिडेट बनाया, उनपे दाव आजमाया। तो निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह जो है वो भी अपनी साख बचाने के लिए जो है पूरी जी तोड़ कोशिश की है और लोगों से मिले हैं और जनता जो है जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा कि धनंजय सिंह ने जो है क्षेत्र में विकास का कार्य किया था, इसके लिए हालांकि कुछ लोगों ने उनको वोट दिए। वहीं बीजेपी जो है वो इस सीट को हासिल करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कभी भी यहाँ पे बीजेपी का कमल जो है मल्हनी में नहीं खिला था, तो इसी को लेकर लगातार यहाँ पे जो है 2 बार खुद मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को यहाँ पे संबोधित किया। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, गोरखपुर के सांसद जौनपुर के